प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो साउथ कोरिया जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ना किसी कंसल्टेंट की और ना ही किसी एजेंट की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको वेबसाइट बता देता हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट है, देखें, visa.go.kr, ये पोर्टल है, देखें visa.go.kr। ठीक है, ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद ये चीज़ आप लाजमी देखें कि आपके पास एक इंग्लिश सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि कोरिया की लैंग्वेज में ये वेबसाइट होगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। कॉन्टिनेंट आपने कर देना है ऑल। ठीक है, रीजन और कंट्री आपने अपना सिलेक्ट करना। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल जहाँ से भी आप कर रहे हैं तो आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ तो मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पर्पस ऑफ एंट्री, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है। शॉर्ट टर्म हमने अभी अप्लाई करना है विजिट वीज़े के लिए, तो शॉर्ट टर्म विजिट हमने इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद लेंथ ऑफ स्टे को यहाँ पर आप कर देंगे 90 डेज और लेस। ठीक है, ये आपने कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने कर देना है वीज़ा नेविगेटर स्टार्ट। इस पे जब आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे आपने नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी वीज़ा स्टेटस हैं सब के बारे में बता रहा है कि ये वीज़ा है, ये वीज़ा है। ठीक है, हमारा जो वीज़ा होगा वो है जी ऑर्डिनरी टूरिस्ट का। ठीक है, C39 हमने इसको जब क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमारे नीचे एक दूसरी विंडो ओपन होगी। यहाँ पर C3 वीज़ा के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे। वीडियो में इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। एक ई फॉर्म वीज़ा एप्लीकेशन है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपने ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल करना है। और दूसरा है डाउनलोड फॉर्म। जब हम डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म का ये है कि इस फॉर्म को आप सोच समझ के राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसके बाद उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये आ चुका है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है ये मुकम्मल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कंप्यूटर से भी फिल हो सकता है और प्रिंट आउट करके आप बाई हैंड भी इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर पर फिल करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया कि फैमिली नेम, आपका फैमिली नेम क्या है, और गिवन नेम। देखिए, जैसे पासपोर्ट में होता है, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसका नाम है आमिर खान। ठीक है, तो पासपोर्ट में हमेशा खान पहले आता है और आमिर बाद में, तो इसी तरह यहाँ पर खान आएगा, यहाँ पर आमिर आएगा। उसके बाद हमें ये बता रहा है कि आपका जो नेम है वो कोरियन लैंग्वेज में कैसे होगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए आप चले जाएंगे गूगल में। यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है इंग्लिश में। गूगल ट्रांसलेट में आप हसन खान लिखेंगे और यहाँ पर कोरियन लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो हसन खान नाम होगा या जो भी आपका नाम है वो आपको कोरियन लैंग्वेज में दे देगा। आपने सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपना कोरियन लैंग्वेज में अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्स क्या है, यानी कि मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो यहाँ पर आपने गुड लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने सैम्पल ही बताया हुआ कि पहले आप ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे और फिर डेट लिखेंगे। ईयर फॉर एग्जांपल आप 1990 में 1990 में पैदा हुए तो 1990 लिखेंगे, 1990। फिर आपने ये स्लैश लगाना है, मंथ लिखना है। अगर दूसरा महीना था तो 02, फिर आपने स्लैश लगा के डे लिखना है, कौन सी तारीख थी, 27, तो यहाँ पर 27 लिख देना है। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। नेशनलिटी आपकी जो भी है, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया, नेपाल से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, तो यहाँ पर आप पाकिस्तान लिख लेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में, आपने यहाँ लिख देना है। नेशनल आइडेंटिटी नंबर, आपका नेशनल आइडेंटिटी नंबर क्या है, यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड का नंबर दे देना है। ठीक है, उसके नीचे आप आ जाएंगे, हैज़ द एप्लीकेंट एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स टू एंटर और डिपार्ट कोरिया। अगर आपने कोई पहले अप्लाई किया है और आपने कोई नाम यूज़ किया है कोरिया में तो वो आप लिख देंगे। अगर यूज़ किया है तो यस कर देंगे, अगर नहीं यूज़ किया तो नो कर देंगे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ़ यस तो आपने फिर यहाँ पर बताना होगा कि आपने क्या नाम यहाँ वहाँ पर पहले अप्लाई किया था, तो इसमें सिंपल बात होगी कि आपने नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर फिर आ जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है, इज़ द एप्लीकेंट अ सिटीजन मोर देन वन कंट्री। अगर आपके पास किसी और मुल्क की नेशनलिटी है तो उस अगर है तो यस करना है, अगर नो तो फिर नो। अगर यस करेंगे तो फिर आपने बताना है कि आपके पास कौन सी कंट्री की नेशनलिटी है यहाँ पर। ठीक है, डिटेल ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर आपसे डिटेल पूछ रहा है कि आपने कौन सा वीज़ा एप्लीकेशन चूज़ करना है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म
ओवर 90 डेज, अगर 90 डेज से ज़्यादा होगा तो आपने ये चूज़ करना है। शॉर्ट टर्म लेस देन 90 डेज, लेस देन 90 डेज है तो यहाँ पर आपने इसको टिक मार्क कर देना, यानी गुड का निशान लगा देना है, ठीक है। स्टेटस ऑफ स्टे आपका क्या है, ट्रांजिट टूरिज्म, जो पहले चूज़ किया था वही होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पेज पे आ जाएंगे। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है कि पासपोर्ट टाइप आपका क्या है, डिप्लोमेटिक है, रेगुलर है, ऑफिशियल है, अदर है। अगर अदर है तो फिर आपको बताना पड़ेगा। तो नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है वो रेगुलर होता है, यहाँ पर आपने रेगुलर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, कंट्री ऑफ पासपोर्ट, प्लेस ऑफ इशू, कौन से प्लेस पे इशू हुआ था, डेट ऑफ इशू कौन सी डेट पे हुआ था, डेट ऑफ एक्सपायरी आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। डज द एप्लीकेंट हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, आपके पास कोई और कंट्री का पासपोर्ट है तो यहाँ पर यस करके आगे लिख देना है, ठीक है। तो फिर उसने उसका पासपोर्ट टाइप आपने बता देना है, कौन सा टाइप है, डिप्लोमेटिक है, रेगुलर है, ऑफिशियल है, अदर है, ठीक है। आपने पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ पासपोर्ट, अगर दूसरा पासपोर्ट है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ देनी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर होम कंट्री एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, आपने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि आपने एड्रेस देना है कि आपका होम एड्रेस क्या है, ठीक है। करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर ये दोनों सेम है तो फिर तो ठीक है, दोनों सेम। लेकिन अगर आपका मुस्तकिल पता कुछ और है और रिहायशी पता कुछ और है तो आपने यहाँ पर रिहायशी अपना पता लिख देना है, ठीक है। सेल फोन नंबर लिख देना है, टेलीफोन नंबर अगर है तो लिख देना है, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर कल को कोरिया में कुछ हो जाता है तो आपको यानी कि वो आपके किसी रिश्तेदार को कॉल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है उनके बारे में, फुल नेम उनका लिख देना है, ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिख देना है, उसका टेलीफोन नंबर, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, आपके साथ उसका क्या ताल्लुक है ये आपने लिख देना है। यहाँ पर देखिए मैरिटल स्टेटस आ गया एंड फैमिली डिटेल, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आप मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं या आप सिंगल हैं, ये आपने चूज़ कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेंट स्पाउस, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो वाइफ है उनका क्या नाम है, तो आपने उनका यहाँ पर फुल नेम लिखना है, यहाँ पर उसका जो गिवन नेम है जैसे कि पासपोर्ट में होता है वो लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ फिर उसी सेम हिसाब से ईयर, मंथ और डेट। यहाँ पर उसकी नेशनलिटी क्या है वो चूज़ करनी है, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, किस जगह पर वो रहती हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर उसका क्या है वो लिख देना है, ठीक है। डज द एप्लीकेंट हैव चिल्ड्रन, अगर आपके कोई चिल्ड्रन हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर हैं तो कितने हैं यहाँ पर आपने वो लिख देना है। यहाँ पर आपकी एजुकेशन आ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिग्री लेवल एजुकेशन द एप्लीकेंट हैज़ कंप्लीटेड, आपकी क्या डिग्री है जो हाईएस्ट आपकी जो रिसेंट डिग्री है, ठीक है। अगर आपका मास्टर है तो मास्टर यहाँ पर, बैचलर है तो बैचलर यहाँ पर, स्कूल डिप्लोमा है तो यहाँ पर, अदर है तो फिर आपने अदर सिलेक्ट करके यहाँ पर उसकी डिटेल देनी है कि अदर आपके पास कौन सी डिग्री है, ठीक है। नेम स्कूल हो गया, लोकेशन स्कूल, सिटी, प्रॉमिस जो भी है आपने यहाँ पर वो लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। करंट पर्सनल सर्कमस्टांसेस आपके क्या हैं, एंटरप्रेन्योर हैं तो यहाँ पर लिखें, सिविल इंजीनियर हैं तो यहाँ पर टिक मार्क लगा दें, अनएम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर टिक मार्क लगा दें, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर टिक मार्क लगा दें, स्टूडेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं पे काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो उसका आपने बताना होगा। नेम ऑफ कंपनी, कहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। पोजीशन क्या है, आप वहाँ एज ए क्या काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर लेबर हैं, मजदूर हैं, वेयर हाउस वर्कर हैं, जो भी है आपने यहाँ पर लिखना है। एड्रेस ऑफ कंपनी, क्या एड्रेस है उस कंपनी का ये आपने यहाँ पर लिखना है, और उस कंपनी का टेलीफोन नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। डिटेल ऑफ विजिट आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। पर्पस ऑफ विजिट टू कोरिया आपने यहाँ पर लिख देना है नीचे, टूरिज्म एंड ट्रांजिट ये आपका होगा, ठीक है। इसके अलावा आप और कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि ये फार्म टूरिस्ट और ट्रांजिट का है, ठीक है। नीचे आ जाएंगे इंटेंड पीरियड ऑफ स्टे, कितना रहेंगे आप, 90 डेज से लेस होता है तो ये आपने 90 डेज लेस, अगर 10 दिन रहना है, 20 दिन रहना है, 30 दिन रहना है तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि इतने दिन का मैं रहूँगा, ठीक है। इंटेंड डेट ऑफ एंट्री, कब आपने इंटर होना है, कब आपने कोरिया जाना है, उस तारीख को यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। एड्रेस इन कोरिया इंक्लूडिंग होटल्स, ये देखिए बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग होती है होटल्स वगैरह की, जब आप बुकिंग करते हैं तो आपको एक रिसीप्ट मिल जाती है, उसमें आपका जो होटल होगा उस होटल का एड्रेस होगा, यहाँ पर आपने एड्रेस लिख देना है। कॉन्टैक्ट इन कोरिया, उसका मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर यहाँ लिख देना है।
उसके बाद हैज़ द एप्लीकेंट ट्रेवल टू कोरिया इन द लास्ट 5 ईयर, अगर आप पहले 5 सालों में कोरिया गए हैं तो किस लिए गए हैं। इफ़ यस अगर नो है तो फिर यहाँ पर नो कर देना है, कोई और चीज़ आपसे नहीं मांगेगा। अगर यस है तो आपने इसको यस करना है और फिर नीचे बताना है कि आप पहले कब कब गए थे, आपका क्या पर्पस था वहाँ जाने का, और कितना आप वहाँ पर रहे, कौन कौन सी तारीख को गए, आपने यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। हैज़ द एप्लीकेंट ट्रेवल आउटसाइड हैज़ कंट्री ऑफ रेजिडेंस एक्सक्लूडिंग कोरिया, अगर वो कोरिया के अलावा कहीं और गया है, किसी और मुल्क में गया है, दुबई, सऊदी, कतर वगैरह में, तो अगर यस अगर वो गया है तो नीचे आपने लिख देना है कि मैं इस कंट्री में पर्पस ऑफ विजिट मेरा क्या था या पीरियड ऑफ स्टे मेरा क्या था। अगर नहीं तो यहाँ पर सिंपली नो पे टिक मार आपने लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद डज द एप्लीकेंट हैव एनी फैमिली मेम्बर स्टेइंग इन कोरिया, अगर आपका कोई बंदा है, कोई फैमिली, कोई रिश्तेदार कोई है तो आप उसके बारे में अगर लिखना चाहते हैं, अगर है तो यस कर दें, फिर आपने नीचे उसके बारे में लिखना है। अगर नो है तो नो पे सिंपल आप टिक मार लगा के आप नो कर देंगे, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाएंगे। इज़ द एप्लीकेंट ट्रेवलिंग टू कोरिया विद एनी फैमिली मेम्बर, आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे हैं, अगर यस तो फिर आपने नीचे उसका पूरा मुकम्मल डिटेल लिखना है, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेशनलिटी, उसका रिलेशन आपके साथ क्या है। अगर सिंगल जा रहे हैं तो आपने नो कर देना कि आप सिंगल जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल ऑफ इनवाइटेशन, अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है कोरिया जाने के लिए, किसी दोस्त ने कोई इनवाइटेशन भेजी है तो यस कर देंगे, फिर नीचे आप उसके बारे में बताएंगे कि उसका नाम क्या है, इनवाइटेशन, उसके रिलेशन क्या है, वो आपके साथ उसका ताल्लुक क्या है, ये सारा उसके बारे में। अगर किसी ने नहीं भेजा तो सिंपली नो आप लिख देंगे। ये अच्छा होता है कि अगर आप बगैर इन्विटेशन के जाएंगे तो सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा होती है और सेटलमेंट अच्छे से होती है, तो यहाँ पर आपने नो कर देना है, ठीक है। फंडिंग डिटेल्स आपसे पूछ रहा है कि एस्टिमेट ट्रेवल कॉस्ट, यानी कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितने पैसों पे आप जा रहे हैं, तो मिनिमम आपके पास 2000 या 3000 डॉलर होने चाहिए। यहाँ पर आप 2000 3000 डॉलर, और ये बात याद रखें कि वो आपसे फिर अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो एयरपोर्ट पे आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, या फिर अप्रूवल से पहले आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दें कि आपके पास 2000 3000 डॉलर हैं या नहीं है, ठीक है। ये लिख देना है। उसके बाद हु विल पे द एप्लीकेंट ट्रैवल एक्सपेंसेस, कौन एक्सपेंसेस पे कर रहा है, आप खुद कर रहे हैं तो फिर तो आपका सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और कर रहा है तो फिर आपने उसका लिख देना। अगर आप अपना खुद कर रहे हैं तो आप अपना लिख देंगे, अपना लिख देंगे, रिलेशन सब कुछ आप अपना लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे आ जाना असिस्टेंस विद द फॉर्म, विद दिस फॉर्म, अगर किसी ने आपकी इस फॉर्म को फुल करने में मदद की है तो उसका लिखेंगे। अगर नहीं, अगर किसी की मदद भी ली है तो फिर भी आप नो करें, क्योंकि अगर यस करेंगे तो उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर और रिलेशन आपके साथ क्या है वो आपने बताना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका सारा फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है मेरे भाइयों, ठीक है। ये सारा फॉर्म फिल हो चुका है। फिल होने के बाद यहाँ पर जो आखिरी जगह है, आखिरी जगह पर देखें डेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आपने डेट लिखनी है जैसे उन्होंने मेंशन किया, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, ठीक है। यहाँ पर आपने ईयर लिखना है, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर डेट लिख देनी है, ठीक है। एप्लीकेंट नेम लिख देना है कि आपका नाम क्या है, ठीक है। इंग्लिश में आपने नाम लिख देना है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन, ये आपकी सारी सिग्नेचर हो चुकी है, यानी कि पूरा फॉर्म आपका फिल हो चुका है। फॉर्म फिल करने के बाद इसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट कर देना है। प्रिंट आउट के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। जी तो दोस्तों, जब आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो आपको आगे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक कवर लेटर बनाना है, उसको फुल एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। अगर आपको कवर लेटर बनाना नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा जिसमें आपने कोरिया जाने के लिए रीज़न बताना है कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। सबसे पहले कवर लेटर हो गया। दूसरे नंबर पर आपने बैंक स्टेटमेंट अपने लास्ट 6 मंथ्स की, यानी कि पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट की एक फ़ोटोकॉपी, एक कवर लेटर, एक इसकी फ़ोटोकॉपी आपको बैंक से मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया। इफ़ यू हैव ऑन बिजनेस, अगर आपका ऑन बिजनेस है तो 2 साल की टैक्स रिटर्न्स ये आपने जमा करवानी है, यानी कि फाइल के साथ लगानी है। एनटीएन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसकी फ़ोटोकॉपी आपने, ये पूरी फाइल बन रही है, इस फाइल में आपने लगानी है। इफ़ यू आर एम्प्लॉयर, अगर आपका बिजनेस नहीं है और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको 3 मंथ्स सैलरी स्लिप ये आपको लगानी है, ठीक है। जॉब लेटर फ्रॉम कंपनी ऑन कंपनी लेटर हेड, ठीक है। 3 महीने की स्लिप होगी और एक जॉब लेटर होगा कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है।
कंपनी के लेटर हेड पे होगा, उसमें मुकम्मल डिटेल होती है कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आप इस कंपनी में आपकी ये डिजिग्नेशन है, एज ए अकाउंटेंट आप काम करते हैं, ठीक है। ये लेटर हेड आपको चाहिए होगा, 3 मंथ्स की स्लिप चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद एयर टिकट रिजर्वेशन, ठीक है, कौन सी डेट की, जिस दिन आप जा रहे हैं, जो आपने फॉर्म में पीछे लिखा है, जो आपने फॉर्म में लिखा है उसकी आपको जो है रिजर्वेशन चाहिए होगी, ये आपने लगानी है, ठीक है। होटल बुकिंग जैसे फॉर्म में पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन होटल बुकिंग आप कर सकते हैं, आपको पूरी रसीद मिल जाती है, वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। FRC एंड MRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको नादरा से मिल जाता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको मिल जाता है, निकाहनामा जिसको बोलते हैं। पासपोर्ट कॉपी, ठीक है, पासपोर्ट कॉपी में कौन कौन सी, अगर आप नॉर्मल हैं, पहले कभी नहीं गए हैं, तो सादी पासपोर्ट कॉपी, ठीक है। अगर आप पहले गए हैं, कहीं पर ट्रैवल किया है, तो ट्रैवल पासपोर्ट कॉपी, यानी कि कौन जो जो वीज़े लगे हुए हैं वो वीज़े, ठीक है। और वीज़े लगने के बाद जिस जिस एयरपोर्ट से आप इन आउट हुए हैं उसके स्टंप, यानी कि जो वो आपके वो पेजेस, जिस पेजेस पे वीज़े लगे हुए हैं और जिस पेजेस पे आपकी स्टंप लगी हुई है इन आउट की, वो आपने कर देने हैं, ठीक है। अच्छा, विद दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स गो टू कोरियन एम्बेसी, ठीक है। ये सारी फाइल आपने कंप्लीट बना लेनी है और आपने जाना है कोरियन एम्बेसी, ठीक है, विदाउट अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसकी अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ती। पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आपको कोरियन एम्बेसी मिलेगी। इंडिया वाले अपनी देख लें, ऑनलाइन सर्च कर लें कि कोरियन एम्बेसी कहाँ है। इसी तरह हर मुल्क की एम्बेसी का अपना एड्रेस होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान वाले जाएंगे इस्लामाबाद। फीस कितनी है? फीस है 12,000 पाकिस्तानी। आप 12,000 पाकिस्तानी लेकर जाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे और ड्यूरेशन इसका है 15 दिन, ठीक है, 15 डेज। जब आप ये जमा करा देंगे, जमा कराने के बाद क्या होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ ज़रूरी ये है कि आपने यहाँ पर अपना फ़ोटो भी लगाना है, ठीक है। फोटो कैसे लगाना है, फोटो के बारे में देखें, आपने जो स्टेपल नहीं करना है, और 3.5 और 4.5 यानी कि 35 बाई 45, ये फोटोग्राफर को पता होता है। वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। आपने यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना है। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि 35 mm बाई 45 mm का फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। ये फोटोग्राफ भी आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर लगाना। देखिए, अ कलर फोटो टेकन विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, फुल फेस विदाउट हेड, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि कोई कैप नहीं लगानी, कोई हेड नहीं लगाना है, ठीक है। फ्रंट व्यू अगेंस्ट वाइट और ऑफ वाइट बैकग्राउंड, पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट या ऑफ वाइट, कोई हेड कोई कैप आपने नहीं लगानी है। आपका जो फेस है वो मुकम्मल नज़र आना चाहिए, ठीक है। बहुत पुरानी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। पिक्चर का साइज़ होना चाहिए 35 बाई 45। देखें, हमारे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी गलती करते हैं, छोटी छोटी गलती से पूरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। मुकम्मल फाइल विद फ़ोटो यहाँ पर लगा के स्टेपल नहीं करना है ग्लू के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए मैं वापस आ चुका हूँ इस वेबसाइट पे, ठीक है। चेक कैसे करनी है, यहाँ पर देखें चेक एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहला एप्लीकेशन ऑप्शन है, दूसरा है चेक एप्लीकेशन स्टेटस। जब हम चेक एप्लीकेशन स्टेटस को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमें देखें यहाँ पर और कोई हमने ई वीज़ा भी नहीं डाला है, ई वीज़ा ग्रुप भी नहीं डाला, हमने डाला है डिप्लोमेटिक ऑफिस का, ठीक है। यहाँ पर आपने डालना है अपना पासपोर्ट नंबर, नेम इन इंग्लिश, आपने जो उधर नाम दिया था, और यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जैसे कि वहाँ पर थी, यानी कि पहले ईयर फिर मंथ फिर डे, ठीक है। उसके बाद आप सर्च कर लेंगे और इसका ड्यूरेशन क्या है, 15 दिन के अंदर आपको ईमेल भी आ सकती है। आप खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये थी एक मुकम्मल वीडियो। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये फॉर्म फिल करवाना है तो फिर भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हाजिर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।